इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग डेमोक्रेटिक कंट्रीज में गिना जाता है, जहां ऑन एन एवरेज हर साल 50% से ज़्यादा लोग वोट करते हैं। अगर बात करें 2019 की लोकसभा इलेक्शन की, उसमें 67.1% लोगों ने वोट दिया था, जो पिछले कई सालों से ज़्यादा है। जिसमें से यूथ की अगर बात करें, जो यूथ वोटर हैं, यूथ वोटर की संख्या थी 45 मिलियंस, जो पिछले कई सालों से ये ज़्यादा रिकॉर्ड है। दुनिया भर में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, उनमें इलेक्शन शब्द एक बज़वर्ड बन चुका है। जैसे ही इलेक्शन आता है, लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि वोट किसे देना है, कारण कुछ भी हो, और वोट कहाँ देना है। देश में जितना टाइम और ऑब्जर्वेशन किसी कपड़े को खरीदने और मूवी की टिकट सेलेक्ट करने में लगाते हैं, उसका 10% भी अगर वो इलेक्शन और देश में होने वाले वर्किंग प्रिंसिपल पर अगर लगा दें, तो हमारे देश में इलेक्शन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की ना जरूरत पड़ेगी और ना ही इलेक्शन अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी। ये जो आप इलेक्शन वर्ड सुनते हैं, ये कोई नई वर्ड नहीं है, क्योंकि ग्रीस में 508 बीसी के अराउंड आ चुका था, जिसे इम्प्लीमेंट किया गया था कैंडिडेट्स को चूज करने के लिए। यही वहाँ एक नेगेटिव इलेक्शन चलता था, जिसमें सिर्फ लैंड लॉर्ड्स ही वोट कर सकते थे, बाकी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। वो अलग बात है, लेकिन ये शब्द जो है बहुत पहले से ही प्रचलित है। इलेक्शन हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, अगर इसके पूरे सिस्टम को समझना है तो हमें दो कंट्रीज की एनालिसिस करनी पड़ती है। पहला यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस है यूनाइटेड किंगडम से। दूसरा जो है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ से हमारा प्रियम्बल लिया गया है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमारा संविधान, वो फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। यानी इस सिस्टम में दो तरह के गवर्नमेंट की एक्सप्लेनेशन आती है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी गवर्नमेंट भी होती है जिसको लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है। वो इसलिए होता है ताकि सेंटर की जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट में दो हाउसेज होती हैं, पहला अपर हाउसेज, दूसरा लोअर हाउसेज। अपर हाउसेस को राज्यसभा बोलते हैं, लोअर हाउसेस को लोकसभा बोलते हैं। अगर कोई इंडिया में लॉज बनाना हो तो उसके लिए दोनों हाउसेस बैठती हैं और दोनों हाउसेस में उस बिल को पास किया जाता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है पूरे इंडिया में। बेसिकली इनके मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए तीन तरह के इलेक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। पहला लोकसभा इलेक्शन, दूसरा राज्यसभा इलेक्शन, और तीसरा स्टेट असेंबली। 2016 में जो हिलेरी क्लिंटन के जो वोट थे वो डोनाल्ड ट्रंप से 30 लाख ज्यादा थे, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने। क्योंकि यूएस में वोटर डायरेक्ट प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हैं, वो बल्कि इलेक्टर्स को चुनते हैं, और उसकी डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। अगर सीधी सी बात करें तो दुनिया भर में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, उनमें डिफरेंट टाइप्स के वोटिंग सिस्टम कंडक्ट किए जाते हैं। पहला जो आता है वो है फर्स्ट पास द फर्स्ट पोस्ट वोटिंग सिस्टम। इस तरह के वोटिंग सिस्टम में अगर मान लें कि किसी कंस्टिट्यूएंसी में 5 लीडर खड़े हैं, तो उसमें से जिसको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट जिसको मिलता है, वो उस कंस्टिट्यूएंसी का लीडर बन जाता है। और जो हमारा 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, वो इसी सिस्टम से हुआ था, और इसको फॉलो करने वाले 58 डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में। जो सेकेंड वोटिंग सिस्टम आता है उसको बोलते हैं इंस्टेंट रन अप वोटिंग सिस्टम। इसको और भी नामों से जानते हैं, जैसे अल्टरनेटिव वोट, प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। इस तरह के इलेक्शंस में कैंडिडेट्स अपने प्रेफरेंस को डिसाइड करते हैं। अगर किसी कैंडिडेट्स को 50% से ज़्यादा वोट मिल गया तो पहली बार में ही विनर बन जाता है। अगर उसे किसी भी कैंडिडेट्स को 50% से कम वोट मिले हैं तो उसकी सेकेंड प्रेफरेंस देखी जाती है, और जो सबसे कम जिसको वोट मिला रहता है उसको सेकेंड प्रेफरेंस वाले में ऐड कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन भी इसी वोटिंग सिस्टम से होता है। इंस्टेंट रन अप वोटिंग सिस्टम का प्रयोग जो होता है वो ऑस्कर के विनर्स को चूज करने में भी होता है। ये जो तीसरा वोटिंग सिस्टम आता है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आपने बेसिक मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शनल का नॉलेज लिया होगा, तो सेम कॉन्सेप्ट भी यहाँ भी है कि जितने भी परसेंटेज वोट मिलेंगे वो पार्टियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। नीदरलैंड, इजराइल और बेल्जियम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टाइप के वोटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। 2014 की लोकसभा इलेक्शंस को देखें तो उसमें 31% शेयर के साथ बीजेपी विनिंग पार्टी बन गई थी। लोकसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जो है वो 552 है। करेंट लॉ और प्रोविजंस के हिसाब से अभी फिलहाल 545 सीटें ही हैं। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंडिया में होता, लोकसभा का इलेक्शन अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार होता, तो बीजेपी को 169 वोट मिलती आउट ऑफ 545 सीट। इस तरह के आपको बहुत सारे वोटिंग सिस्टम मिल जाएंगे। इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। नेशनल इलेक्शन वॉच एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसको शॉर्ट में अगर हम बोलें तो उसको एडीआर के नाम से जाना जाता है,
उसके अनुसार 43% ऐसे कैंडिडेट्स खड़े हुए थे जिन पर क्रिमिनल चार्जेस थी। 29% ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे। सीरियस क्रिमिनल केसेस के पैरामीटर को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें 5 साल से कम सजा वाली कोई केस ही नहीं है, जिसमें पहला है मर्डर, दूसरा है रेप, तीसरा है अटेम्प्ट टू मर्डर, चौथा है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ऐसा नहीं है कि किसी ने आरोप लगा दिया है, ये केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और यहाँ अप्रूव किया गया है। मतलब ये वो केसेस हैं जहां पर पुलिस को आई विटनेसेस मिले हैं और एविडेंस मिले हैं। करंट की बात करें तो जो विनर पॉलिटिशियन है उसमें 11 ऐसे विनर पॉलिटिशियन हैं जिन पर आईपीसी सेक्शन 302 की धारा लगी। हम करंट की बात करें रूलिंग पार्टी की, उसमें 11 ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिस पर आईपीसी सेक्शन 302 का धारा लगी हुई है, यानी इसका मतलब होता है मर्डर। 30 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन पर आईपीसी सेक्शन 307 लगा हुआ है, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या करने की कोशिश से। 19 विनर ऐसे हैं जिन पर आईपीसी सेक्शन 376 लगा हुआ है, इसका मतलब होता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ये वही पॉलिटिशियन है जो फीमेल एम्पावरमेंट की बात करते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। डेटा सुनने के बाद लोगों को लगता होगा कि अब हमें इन क्रिमिनल्स को वोट नहीं देना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, मेरे अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा होगा। 2014 की लोकसभा इलेक्शन के जो चांसेस ऑफ विनिंग कैंडिडेट्स की जो परसेंटेज थी उसमें थी 15.5% ऐसे कैंडिडेट जिन पर क्रिमिनल चार्जेस थे, उन्हें जीतने की ज्यादा संभावना थी। परसेंट चांसेस थे क्लीन बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को जीतने की। ये जितने भी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले पॉलिटिशियन हैं, ये पार्टी की पहली प्रेफरेंस होते हैं और अपने कंस्टिट्यूएंसी में भी डोमिनेंट होते हैं, क्योंकि ये 4 चीजों का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। पहला मसल पावर, दूसरा मनी पावर, तीसरा कैंपेन फाइनेंस, चौथा पार्टी फंडिंग। अब ये जो चौथा पॉइंट है वो किसी भी पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो किसी भी पार्टी के टिकट्स लेने का सबसे बढ़िया प्रीरिक्विजिट है फाइनेंशियल सुपीरियोरिटी, क्योंकि पार्टी को कैंपेनिंग के लिए फंडिंग चाहिए, सबसे अधिक पैसा चाहिए ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। 2014 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें 3 बिलियन पैसे खर्च किए गए थे। वहीं बात करें यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसमें 1.5 बिलियन पैसे खर्च किए गए थे। ये रिपोर्ट मेरा नहीं है, ये रिपोर्ट है सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिव पॉलिटिक्स का। इकोनॉमिक ऑफ इंडिया के अनुसार 2.6 ट्रिलियन डॉलर से हमारी जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो स्ट्रगल कर रही है। और इस स्ट्रगलिंग और डेवलपिंग कंट्रीज में 3 बिलियन पैसे खर्च करना किसी इलेक्शंस में, जबकि वहीं एजुकेशन सेक्टर में देखें तो 99,000 करोड़ ही पैसे खर्च किए गए हैं। इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? और लोग सोचते हैं कि नेताजी दिल्ली से क्यों नहीं आते हैं? क्यों आएंगे? क्योंकि इतने पैसे खर्च किए हैं तो उन्हें तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। लोकसभा का एक्सपेंडिचर 1998 में जो था वो 9,000 करोड़ था, जबकि 2019 में वो बढ़कर 55,000 करोड़ से 60,000 करोड़ के बीच में पहुंच। लेकिन अगर आप किसी भी नेताओं से अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, एचडीआई इंडेक्स, स्टार्टअप फंडिंग की बात करें तो अपना अलग ही राग अलापने लगते हैं, रिकॉर्ड दिखाने लगते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास जो ट्रेजर है वो कम होते जा रहा है। लेकिन इलेक्शंस के लिए पैसे आ जाते हैं। लोकसभा में जो टोटल पार्टी फंडिंग थी बीजेपी की वो थी 3,682 करोड़, यानी टोटल पार्टी फंडिंग का 78% सिर्फ बीजेपी के पास था और कांग्रेस ने 883 करोड़ रुपए पार्टी फंडिंग के लिए कलेक्ट की थी। हमारे देश में एक ऐसा रूल है कि इलेक्शन के 90 दिन के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो एक्सपेंडिचर हुए हैं इलेक्शन के दौरान उसको 4 भागों में कैरेक्टराइज करके उसकी स्टेटमेंट देनी पड़ती है। पहला आता है पब्लिसिटी, जो प्रचार में खर्च किए गए हैं। 2019 में पब्लिसिटी पर जो पैसे खर्च किए गए थे यानी प्रचार पर, वो थे 813 करोड़। दूसरा जो आता है वो है ट्रैवल एक्सपेंसेस, जिस पर 341 करोड़ पैसे खर्च किए गए थे। तीसरा है वो है एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द कैंडिडेट्स, मतलब जो पार्टी का कैंडिडेट्स खड़ा है किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में उस पर जो पैसे खर्च किए गए हैं वो थे 64 करोड़। और जो लास्ट है वो है अदर एक्सपेंसेस, जैसे मीडिया एडवर्टाइजमेंट, अदर चीज़ों का जो एक्सपेंसेस आता है। इसका आपको फ्रंट एंड पार्ट दिख रहा होगा, जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं, कितने एक्सपेंडिचर कहाँ हुए हैं, कितने % हुए हैं, कब हुए हैं, ये एडीआर की रिपोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डेटा से पता चल जाता है। तो उसके बैक एंड पार्ट को आपको देखना होगा, तो आपको सबसे पहले ग्राउंड लेवल पर आना पड़ेगा कि जहां मनी पावर, मसल्स पावर, जिसमें ब्लैक मनी एग्जीक्यूट होते रहते हैं। कुछ लोगों को ये भी नहीं दिखता क्योंकि उनको नेटफ्लिक्स और डिज्नी हॉटस्टार से अगर समय मिलता तब तो जो भी रूलिंग पार्टी है अगर उसके विनिंग कैंडिडेट्स की एवरेज एसेट देखी जाए
तो वो है 20 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2009 में जो करोड़पति विनिंग कैंडिडेट्स थे उनकी संख्या थी 58%, जबकि वहीं 2019 में जो विनिंग कैंडिडेट्स थे उनकी संख्या हो गई 88%। अगर इनकी जीतने की चांसेस देखी जाए परसेंटेज वाइज ना, तो जो करोड़पति हैं उनकी चांसेस होती है 21%, और जिनकी इनकम 1 करोड़ से नीचे है उनकी जीतने की चांसेस है 1%। बिहार में जो इलेक्शन हुआ है उसमें 30% ऐसे कैंडिडेट्स थे फर्स्ट फेज में कि जिन पर मर्डर, एक्सटॉर्शन, रेप जैसी तमाम बड़ी बड़ी केसेस लगी हुई हैं। इसके बावजूद भी वो खड़े हैं।